हेलो क्लास। तो जो भी हमारी प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने पैथोजेनेसिस के बारे में समझा था। अभी इसमें जो भी हम पढ़ने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी फंगल ड्रग्स। देखो ये क्लासिफिकेशन समझने से पहले, वैसे आपके प्रीवियस क्लास में मैंने थोड़ा बहुत इनके बारे में बताया था, बट आज भी इनको समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जो भी फंगल सेल होती है, ठीक है, इसमें कुछ यूनिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। हमारी फंगल सेल में कुछ यूनिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये एक कंपाउंड को कैरी करती है जिसका नाम है अर्गोस्टेरॉल। जैसे ह्यूमंस में कोलेस्ट्रॉल होता है, वैसे ही फंगल सेल में क्या होता है, अर्गोस्टेरॉल। और दूसरी चीज़ बीटा ग्लूकैन कंटेनिंग सेल वॉल। दो चीज़ें यहाँ पे आएंगी। पहले क्या आएगी, अर्गोस्टेरॉल, ठीक है, और दूसरी क्या आएगी, बीटा ग्लूकैन, ठीक है। अर्गोस्ट्रॉल और बीटा ग्लूकैन, इसीलिए मैंने दो चीज़ें आपको यहाँ पे बताई। अब एक्चुअल में हुआ क्या यहाँ पे, और खैर इसके साथ कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स और आएंगे। एंटी फंगल ड्रग्स हमारी जो भी हैं वो इन्हीं स्ट्रक्चर्स को टारगेट करके फंगल की जो ग्रोथ है इसको रोकते हैं या फंगस को डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए हमें पहले तो क्लासिफिकेशन समझना होगा कि हमारे इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आएंगी, कैसे कैसे ये काम करेंगी। तो जब भी हम एंटी फंगल ड्रग्स को क्लासीफाई करते हैं तो हमें ये समझना है कि कौन सी ड्रग किस फंगल इन्फेक्शन में यूज़फुल होती है, उसका क्लिनिकल रोल क्या है, और वो सिस्टमिक है या फिर टॉपिकल है। तो एंटी फंगल ड्रग्स को मेनली हम अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। सबसे पहली है, आप देख रहे हो एंटीबायोटिक्स में पॉलीन एंटीबायोटिक। इस ग्रुप में दो आपको इम्पॉर्टेंट ड्रग्स मिलेंगी, एम्फोटेरिसिन बी और निस्टेटिन। और भी पहले थी नेटामाइसिन, हैमाइसिन, ठीक है। तो ये जो एम्फोटेरिसिन बी आप देख रहे हो यहाँ पे, दिस इज, ठीक है, इसका एक इम्पॉर्टेंट, बेसिकली ये एक इम्पॉर्टेंट सिस्टमिक एंटी फंगल एंटीबायोटिक है। सिस्टमिक मतलब कि जो हमारे ब्लड में या हमारे बॉडी के जो अंदर फंगल पहुँच चुका है उसके लिए। तो मेनली सीवियर और जो भी लाइफ थ्रेटनिंग सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शन है उसमें यूज़ होती है। तो जब भी फंगल इन्फेक्शन बॉडी के अंदर डीप ऑर्गन्स में फैल जाता है तब इसका यूज़ किया जाता है। एग्जांपल के तौर पे जैसे क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस, ब्लास्टोमाइकोसिस, ठीक है, एंड सीवियर कैंडिडा इन्फेक्शंस, या फिर जो भी अदर सीरियस सिस्टमिक माइकोसिस वगैरह इनमें, ठीक है। तो एम्फोटेरिसिन बी का मतलब है कि सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शंस की ड्रग। तो रूटीन स्किन इन्फेक्शन के लिए नहीं दिया जाता है, ठीक है। दूसरी जो आप देख रहे हो निस्टैटिन, निस्टैटिन भी एक पॉलिन एंटीबायोटिक है, लेकिन इसका रोल अलग है। मेनली ये टॉपिकल एंटी फंगल है, ठीक है। इसका यूज़ जो सरफेस फंगल इन्फेक्शंस हैं उसमें करते हैं। तो ओरल कैंडिडियासिस में, या वेजाइनल कैंडिडियासिस में, या स्किन कैंडिडियासिस में, इन सारी चीज़ों में। तो निस्टैटिन का मतलब कैंडिडा इन्फेक्शंस के टॉपिकल ड्रग, तो इसको इस सिस्टमिक यूज़ नहीं करते इसका। एंड दूसरा आप देख रहे हो हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरॉन। इसमें आप क्या देख रहे हो, ग्रीसियोफुल्विन। ग्रीसियोफुल्विन एक एंटी फंगल एंटीबायोटिक है जो मेनली डर्मेटोफाइट इन्फेक्शंस के लिए काम आएगी। डर्मेटोफाइट इन्फेक्शंस वे फंगाई हैं जो हमारे स्किन, हेयर और नेल्स को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका यूज़ टीनिया कॉर्पोरिस, टीनिया कपाइटिस, टीनिया पेडिस या अदर जो भी रिंगवॉर्म इन्फेक्शंस हैं उनके लिए, ठीक है। एंड ग्रीसियोफुल्विन का मतलब आप समझ लीजिए डर्मेटोफाइट इन्फेक्शन की पुरानी और इम्पॉर्टेंट ड्रग। तो हेयर इन्फेक्शन या स्किन इन्फेक्शन में यूज़फुल है। तीसरी जो आप देखोगे वो है एकाइनोकैंडेंस। इसमें आप कैस्पोफंगिन, माइकाफंगिन, एनिडोला फंगिन ये देख रहे हो। देखो ये रिलेटेडली थोड़ा सी नई एंटी फंगल ड्रग्स हैं, न्यूअर एंटी फंगल ड्रग्स। इनका जो यूज़ है मेनली सीरियस सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शंस जो, और इसके अलावा जो हॉस्पिटल
एक्वायर्ड फंगल इन्फेक्शंस है उसमें करते हैं। तो मेजर यूज़ क्या है, कैंडिडा इन्फेक्शंस, इन्वेसिव कैंडिडियासिस या ब्लड स्ट्रीम कैंडिडा इन्फेक्शन में, एस्परजिलस इन्फेक्शंस कुछ केसेस में यूज़ होती है, ठीक है। तो दैट्स इट। अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे एंटी मेटाबोलाइट की, ठीक है। देखो एंटी मेटाबोलाइट जो है इस ग्रुप में जो मेन ड्रग है वो आएगी इसमें फ्लूसाइटोसिन, ठीक है। फ्लूसाइटोसिन को हम शॉर्ट में ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको हम लिखते हैं ब्रैकेट में 5FC, ठीक है। तो 5FC बोलते हैं इसको। तो इसका जो क्लिनिकल रोल है कि हम इसको अकेले मीन्स सोलो ड्रग या सिर्फ ओनली यही ड्रग को अकेले कम यूज़ करते हैं, ठीक है। मोस्टली इसको कॉम्बिनेशन थेरेपी में यूज़ होती है। तो इसका जो यूज़ है क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, स्पेशली एम्फोटेसिन बी के साथ भी कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो कह सकते हैं कि ये जो ड्रग है हमारी, ये क्रिप्टोकोकस इन्फेक्शन की स्पेशल ड्रग है, ठीक है। इसके अलावा जो हम बात करेंगे नेक्स्ट आएगी एजोल्स, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे आते हैं एजोल्स, ठीक है। तो एजोल्स एंटी फंगल ड्रग्स का सबसे बड़ा ग्रुप है। इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है इमिडाजोल्स और दूसरा है ट्रायाजोल्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए पहले इमिडाजोल्स को, ठीक है। इमिडाजोल मेनली टॉपिकल एंटी फंगल इन्फेक्शंस के लिए यूज़ होता है, ठीक है। टॉपिकल इमिडाजोल्स में क्या आएगा, सबसे पहले ये क्लोट्रिमाजोल। क्लोट्रिमाजोल का यूज़ स्किन फंगल इन्फेक्शन में या ओरल कैंडिडियासिस में या फिर वजाइनल कैंडिडियासिस में, ठीक है, इन चीज़ों में, ठीक है। दूसरा है माइकोनाजोल, ठीक है। अब बेसिकली ये जो इसमें माइकोनाजोल है, ठीक है, क्यूटेनियस फंगल इन्फेक्शन या कैंडिडा इन्फेक्शन में। देन इकोनाजोल आप देख रहे हो, टायोकोनाजोल या ऑक्सीकोनाजोल, कई सारी हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे आएगी वो है कीटोकोनाजोल। अब देखो कीटोकोनाजोल एक इम्पॉर्टेंट इमिडाजोल है। इसका यूज़ दो तरीके से होता है। पहला तो टॉपिकल कीटोकोनाजोल भी आता है, ठीक है, जैसे कि सेबोरिक डर्मेटाइटिस या डैंड्रफ में या स्किन फंगल इन्फेक्शन में। तो ये तो टॉपिकल यूज़ है। दूसरा सिस्टमिक कीटोकोनाजोल जो आप क्लासिफिकेशन में देख रहे हो। पहले सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शंस में यूज़ होता था, लेकिन अब इसका जो है सिस्टमिक यूज़ बहुत लिमिटेड है, क्योंकि हमारे पास थोड़ी टॉक्सिसिटी प्रॉब्लम्स या ड्रग इंटरेक्शंस ये ज़्यादा थी, ठीक है। तो इमिडाजोल्स में हम कह सकते हैं मोस्टली टॉपिकल फंगल इन्फेक्शंस, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास यहाँ पे क्या है, ट्रायाजोल्स। देखो ट्रायाजोल्स सिस्टमिक एंटी फंगल थेरेपी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी एडवांटेज क्या है कि बेटर सिस्टमिक एक्टिविटी है, इंटरनल फंगल इन्फेक्शंस में यूज़फुल है। इसमें जो आप फ्लूकोनाजोल देख रहे हो, ठीक है, कॉमनली यूज ट्रायाजोल्स है ओरल कैंडिडियासिस में, वेजाइनल कैंडिडियासिस में या क्रिप्टोकोकल इन्फेक्शन में इसका अच्छा यूज़ है। इट्राकोनाजोल ये हिस्टोप्लाज्मोसिस या ब्लास्टोप्लाज्मोसिस, ब्लास्टोमाइकोसिस, एस्परजिलोसिस, डर्मेटोफाइट इन्फेक्शन, इन सब में बेटर यूज़फुल है। वोरिकोनाजोल ये भी इन्वेसिव एस्परजिलोसिस में, एंड पुसाकोनाजोल भी एक तरीके से प्रिवेंशन ऑफ एंटीफंगल में यूज़ होगी जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं उनके लिए। बाकी और भी आते हैं, जैसे कि एक है इसावुकोनाजोल, ठीक है। आइसा या इसावुकोनाजोल दो तरीके से वो बढ़ सकते हैं। तो एस्परजिलोसिस या म्यूकोरमाइकोसिस में यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम आते हैं अलाइलमेन पे। इसमें जो आप देख रहे हो ये है टर्बिनाफाइन। इस ग्रुप में टर्बिनाफाइन आती है, एक और आती है नेफ्टीफाइन, ठीक है। टर्बिनाफाइन सबसे इम्पॉर्टेंट अलाइलमेन ड्रग्स है। मेनली डर्मेटोफाइट इन्फेक्शन के लिए यूज़फुल होती है, तो टीनिया इन्फेक्शंस में या फिर ऑनिकोमाइकोसिस मतलब कि जो नेल फंगल इन्फेक्शन है नाखून वाले, उसमें यूज़ होती है। तो टर्बिनाफाइन नेल फंगल इन्फेक्शन की ड्रग ऑफ चॉइस है, कह सकते हैं। और जो नेफ्टीफाइन जो मैंने आपको बताया नहीं है, ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं यहाँ पे जो आती है
नेफ्टी फाइन जो है, ठीक है, ये मेनली टॉपिकल यूज़ होती है स्किन फंगल इन्फेक्शन और टीनिया इन्फेक्शन में, ठीक है। तो इसके अलावा अब जो भी अदर आती हैं अदर टॉपिकल एजेंट्स में, ठीक है, कुछ ड्रग्स अलग ग्रुप्स में आते हैं, जैसे कि साइक्लोपायरॉक्स, ये जो देखो साइक्लोपायरॉक्स सोलामाइन स्किन फंगल इन्फेक्शन में, नेल फंगल इन्फेक्शन में, ठीक है। इसके अलावा एमोरोल्फिन हो गई, या फिर टोल्नाफ्लेट, अंडरसैक्रेनिक एसिड, बेंजोइक एसिड, या ब्यूटेनाफाइन वगैरह, ठीक है, इस तरीके से। तो क्लासिफिकेशन को याद करने का आसान तरीका ये है कि पॉलीइन्स पढ़ो, ग्लिसोसुल्फिन, एकाइनोकैंडेंस, फ्लूसाइटोसिन, इमिडाजोल, ट्राइजोल, एलाइलामेंस, ठीक है, इनको सबको डिवाइड करके पढ़ो। तो खैर, अभी जो हम नेक्स्ट इसमें बात करेंगे हमारा वो क्या आएगा, वो हम बात करेंगे मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटी फंगल ड्रग्स, ठीक है। तो जो भी हमारा मोड ऑफ एक्शन है सिलेक्टिवली टारगेट करेगा। मैंने बोला था कि जो हमारी फंगल सेल स्ट्रक्चर है ये थोड़ा सा अलग होती है, तो हमारे ड्रग्स उसी की स्ट्रक्चर की इंटीग्रिटी को तोड़ते हैं। तो एंटी फंगल ड्रग्स एक्ट बाय सिलेक्टिवली टारगेटिंग स्ट्रक्चरल एंड बायोकेमिकल कंपोनेंट्स यूनिक टू फंगल सेल्स, ठीक है। पर्टिकुलरली उसका जो एर्गोस्ट्रॉल कंटेनिंग सेल मेम्ब्रेन है, और बीटा ग्लूकैन रिच सेल वॉल, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस पाथवे, माइटोटिक मैकेनिज्म्स, ठीक है। तो ओवरऑल ये फंगिसाइडल और फंगिस्टैटिक दोनों तरीके से। फंगिसाइडल का मतलब जो फंगस को किल करे, और फंगिस्टैटिक का मतलब जो उसकी ग्रोथ को रोके। तो हमारे पास अलग अलग तरीके हैं जिससे हम अपने ड्रग के एक्शन को कंसिडर करेंगे। तो एंटी फंगल ड्रग्स इसमें आप क्लासिफिकेशन के बेस पे देख रहे हो, पॉलीन्स, एजोल्स, एलाइलामीन, मेकानोकैंडेंस, ठीक है, और पायरिमिडिन एनालॉग या अदर एजेंट्स। आपको ओवरऑल आपको दिख रहा है कि कैसे काम करेंगे। तो हम बारी बारी से बात करेंगे। सबसे पहले पॉलीन्स के बारे में, ठीक है। ये एर्गोस्ट्रॉल बाइंडिंग एजेंट्स जो हैं ये कैसे काम करेंगे यहाँ पे। तो अगर हम पॉलीन्स के मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की बात करें, एर्गोस्ट्रॉल बाइंडिंग एजेंट्स की, तो पॉलीन्स ग्रुप में दो ड्रग्स आती हैं। मैंने पहले भी आपको बताया, एम्फोटेरिसिन बी और निस्टैटिन। दोनों का मैकेनिज़्म लगभग सिमिलर है। लगभग इसलिए क्योंकि एर्गोस्टेरॉल से बाइंड करेगी हमारे एम्फोटेरिसिन बी, और स्टेरॉल उसी का एक कंपाउंड है जिससे हमारी निस्टैटिन बाइंड करेगी। तो ओवरऑल सेम कॉन्सेप्ट दोनों का है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि फंगल सेल की एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी होती है कि उसकी सेल मेम्ब्रेन जो है वो, उसके मेम्ब्रेन में एक एर्गोस्टेरॉल नाम का एक स्टेरॉल पाया जाता है। ये फंगल सेल मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी, इंटीग्रिटी और फंक्शन को मेंटेन करता है। ह्यूमन सेल्स में एर्गोस्टेरॉल नहीं होता है। कंपैरेटिवली एर्गोस्टेरॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो इसी डिफरेंस की वजह से पॉलीन्स फंगाई को सेलेक्टिवली टारगेट करती हैं, ना कि ह्यूमन सेल्स को। तो इसको हम मैकेनिज़्म के तौर पे अगर समझने की कोशिश करें, ठीक है, चलो मैं आपको विजुअल तौर से दिखाने की कोशिश करूँगा इसमें। ओके, सो फर्स्टली हम समझेंगे यहाँ पे कि सपोज़ दैट आप मान लीजिए कि ये जो मैंने बनाया है ये एक फंगल सेल वॉल है, ठीक है। इसको आप क्या मान लेंगे, फंगल सेल वॉल है। अब ये जो फंगल सेल वॉल है, ठीक है, इसकी इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए, इंटीग्रिटी मतलब इसकी मजबूती या इसकी स्टेबिलिटी और इसके फंक्शन को बनाए रखने के लिए हमारे पास जो कंपाउंड है उसका क्या नाम है, एर्गोस्टेरॉल, ठीक है, ठीक है, एर्गोस्टेरॉल। और इस एर्गोस्टेरॉल के जो नाम का इसमें क्या होता है कि स्टेरॉल होता है, ठीक है। और यही स्टेरॉल ओवरऑल इसकी इंटीग्रिटी और वो सारी चीज़ें बनाने में हेल्प करता है। अब ठीक है, जो भी इसके अंदर चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है, न्यूक्लियस हो गया या जो भी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ओवरऑल आप ये मान लीजिए, एंड दैट्स इट। ओके, तो अभी नेक्स्ट क्या है कि हमारी जो ड्रग है, ठीक है, हमारी जो ड्रग है वो क्या करेगी, वो इसी एर्गोस्टेरॉल से बाइंड करेगी, ठीक है। क्या करेगी, बाइंड करेगी, बाइंड विद
एर्गोस्टेरॉल, हमारे ड्रग एर्गोस्टेरॉल से बाइंड करेगी। तो पॉलीन्स जो भी ड्रग्स हैं, चाहे एम्फोटेरिसिन बी हो चाहे वो निस्टैटिन हो, ठीक है, फंगल सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट एर्गोस्टेरॉल से बाइंड करेगी। उसके बाद जैसे ही एर्गोस्टेरॉल से बाइंड करेगी तो उसमें क्या करेगी, कुछ पोर्स बना देगी। पोर्स का मतलब फॉर्मेशन ऑफ चैनल्स या पोर्स। ड्रग और एर्गोस्टेरॉल मिलकर क्या करते हैं, मेम्ब्रेन्स में चैनल बना देते हैं। चैनल आपको मैंने पहले ही बताया, ऐसे रास्ते या इस टाइप की चीज़ें, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे क्या बन गया, इसने चैनल्स बना दिए कुछ इस तरीके से, चैनल्स या रास्ते बन गए, ठीक है। अब ये जो भी चैनल्स या रास्ते हैं, ठीक है, इससे क्या होता है, फंगल सेल मेम्ब्रेन की जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इसका जो स्ट्रक्चर है ये डिस्टर्ब हो जाता है। अब इसके स्ट्रक्चर के डिस्टर्ब होने की वजह से क्या होता है, लीकेज ऑफ सेल कंटेंट्स। अब इसके अंदर जो भी चीज़ें मौजूद हैं, मोनोवैलेंट आयंस जो भी होते हैं फंगल सेल के अंदर मौजूद जो भी चीज़ें हैं, ये क्या होने लगती है, यहाँ से लीक होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। वैसे बोल सकते हैं कि लीक होना शुरू हो जाएंगी, तो यहाँ से चीज़ें बाहर आना शुरू हो जाएंगी इन पोर्स के थ्रू। अब जाहिर सी बात है, मान लो अगर किसी इंसान को कोई चाकू मार दे रहा है ना, तो अंदर के जो भी ऑर्गन्स हैं वो फट जाएंगे, या वो अंदर का ब्लड बाहर आ जाएगा, या फिर सारी चीज़ें बाहर आना शुरू हो जाएंगी, तो ऑब्वियसली इंसान मरेगा ही मरेगा, ठीक है। तो जब फॉर्मेशन ऑफ पोर्स होंगे, ठीक है, तो फंगल सेल मेम्ब्रेन की नॉर्मल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो गई। अब इसके होता है लीकेज ऑफ सेल कंटेंट्स। इस पोर्स की वजह से सेल के अंदर क्या क्या जो होता है, मोनोवैलेंट आयन जैसे मैंने बोला कि मान लेते हैं पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम आयन, अदर इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स, और जो भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं ये सेल के बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब इससे क्या होता है, लॉस ऑफ मेम्ब्रेन फंक्शन। सेल के अंदर का जो आयनिक बैलेंस है और जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है ये डिस्टर्ब हो जाता है। सेल के अंदर का जो आयनिक बैलेंस और जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है ये डिस्टर्ब हो जाती है, रिजल्टेंट सेल वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाता, और जब सेल सरवाइव नहीं कर पाता है तो फंगल की ग्रोथ रुक जाती है। तो इस तरीके से अब एट द एंड क्या होगा, फंगल ग्रोथ रुक गई, सरवाइव नहीं कर पाएगा, और लास्ट में क्या होगा, फंगल सेल डेथ, ठीक है। मेम्ब्रेन डैमेज सीवियर होने पर फंगल सेल डेथ हो जाता है या मर जाती है। एम्फोटेरिसिन बी का इफेक्ट क्या है कि ये फंगीसाइडल एक्टिविटी दिखाता है। कैसे एक्टिविटी, फंगीसाइडल मतलब फंगस को सीधा मारेगा, ठीक है। मैंने अभी आपको दो चीज़ें बताई थी, एक क्या थी, फंगीसाइडल, और दूसरी क्या थी, फंगीस्टैटिक, ठीक है। साइडल का मतलब किल करना, और स्टैटिक का मतलब उसकी जो ग्रोथ है उसको प्रिवेंट करना, ठीक है। तो इस तरीके से तो मेनली सीवियर सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शंस में इसको यूज़ करते हैं। फंगीसाइडल मीन्स हमारे एम्फोटेरिसिन बी को क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस हो गया, हिस्टोप्लाज्मोसिस हो गया, या सीवियर कैंडिडियासिस हो गया। यहीं पे निस्टैटिन का इफेक्ट क्या है, ये भी एर्गोस्ट्रॉल से ही बाइंड करेगी, मेम्ब्रेन पोर फॉर्मेशन करेगी, ठीक है, इसके थ्रू अपना काम करेगी। लेकिन इसका यूज़ जो है मेनली किस में होता है, लोकल कैंडिडा इन्फेक्शंस में, ठीक है। जो लोकल कैंडिडा के इन्फेक्शंस होते हैं उसमें एग्जांपल में जैसे कि ओरल थ्रश माउथ इन्फेक्शन में, वजाइनल कैंडिडियासिस पे, या स्किन कैंडिडियासिस में, इन चीज़ों में, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पहला मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने क्या समझा, पॉलिन्स एर्गोस्ट्रॉल बाइंडिंग एजेंट्स को, ठीक है। एकदम वही तरीका जो मैंने आपको बताया, फॉर्मेशन ऑफ ट्रांस मेम्ब्रेन पोर्स और चैनल्स, इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ फंगल सेल मेम्ब्रेन थ्रू द पोर्स, एसेंशियल इंट्रासेलुलर आयन सच एज पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयन, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सब बाहर जाना शुरू हो जाएंगे, एंड अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स जिसमें लॉस ऑफ सेलुलर हीमोस्टेसिस, डिसरप्शन ऑफ ऑस्मोटिक बैलेंस, इरिवर्सिबल सेल डैमेज और फंगल सेल डेथ यहाँ पर दिखता है, इसलिए फंगीसाइडल। सो एट हायर कॉन्सेंट्रेशन ये ड्रग्स may also bind to the cholesterol in human cells leading to toxicity,
ठीक है। अभी जो हम नेक्स्ट बात करेंगे वो है मोड ऑफ एक्शन ऑफ एजोल्स, एर्गोस्ट्रॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स। इनका मैकेनिज्म कैसे क्या होगा, डिटेल में सारी चीज़ें, ठीक है। तो एक बार मैं आपको वापस से क्लासिफिकेशन दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया था एजोल्स में क्या है हमारे, इमिडाजोल्स, ठीक है। और इसमें टॉपिकल, सिस्टमिक या ट्रायाजोल्स जो भी हैं, ठीक है। तो एजोल्स का एंटी फंगल ड्रग्स का एक मेन टारगेट होता है एर्गोस्ट्रॉल सिंथेसिस पाथवे, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया एर्गोस्ट्रॉल हमारी सेल की इंटीग्रिटी, स्टेबिलिटी और चीज़ों को मेंटेन करता है उसके, और स्ट्रक्चर वगैरह को बैलेंस रखने में हेल्प करता है। तो क्योंकि फंगल सेल मेम्ब्रेन का सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट एर्गोस्ट्रॉल है ना, तो एजोल्स में मेन ग्रुप जो है इमिडाजोल्स हैं, मीन्स कीटोकोनाजोल, क्लोट्रिमाजोल, माइकोनाजोल, ट्रायाजोल्स आप देख रहे हो, फ्लुकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, बोरिकोनाजोल, पोसाकोनाजोल। इन सभी का जो बेसिक मैकेनिज्म है सिमिलर है। तो नॉर्मल एर्गोस्ट्रॉल सिंथेसिस हम ओवरऑल एक बार में देख लेंगे, ठीक है। चलो वापस से आते हैं अपने बोर्ड पे। ओके, आप पहले बेसिक तरीके से समझिए यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। फंगल सेल में एर्गोस्ट्रॉल बनने के लिए कई एंजाइमेटिक स्टेप्स होते हैं, ठीक है। सबसे एक इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या है, लैनोस्टेरॉल। चलो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप क्या है, एक लैनोस्टेरॉल, ये एर्गोस्ट्रॉल का कन्वर्जन करता है। क्या करता है, कन्वर्जन ऑफ एर्गोस्ट्रॉल। इस कन्वर्जन में जो एंजाइम काम करता है, यहाँ पे जो हेल्प करेगा एंजाइम, उसका नाम क्या है, 14 अल्फ़ा। चलो मैं लिख दे रहा हूँ, उस एंजाइम का नाम है 14 अल्फ़ा डीमेथाइलेज एंजाइम, डीमेथाइलेज एंजाइम, 14 अल्फ़ा डीमेथाइलेज एंजाइम, ठीक है। तो बेसिकली ये एंजाइम एक कोएंजाइम है, बेसिकली इसको हम बोल सकते हैं जो हमारा साइटोक्रोम CYP450, साइटोक्रोम P450 डिपेंडेंट एंजाइम है बेसिकली, ठीक है। तो खैर, तो हमारा आप ओवरऑल ये समझिए कि जो लैनोस्ट्रॉल जो है, ठीक है, इसी से हमारा एर्गोस्ट्रॉल में कन्वर्ट होना, और उसके लिए हेल्प कौन करता है, 14 अल्फ़ा डीमेथाइलेज एंजाइम, ठीक है। अब हम मैकेनिज्म को समझते हैं। जैसे ही ड्रग हमारी फंगल सेल में एंटर करेगी, सबसे पहले हम चलो यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। जो हमारी ड्रग है, ड्रग एंटर करती है हमारी फंगल सेल में, ठीक है। तो एजोल्स ड्रग फंगल सेल के अंदर पहुंचती हैं। अब क्या होगा, ये सीधे इनहिबिट करेगी, इसी को इनहिबिट करेगी 14 अल्फ़ा डीमेथाइलेज जो एंजाइम है, ठीक है। तो यहाँ से शुरू होगा इनहिबिशन ऑफ 14 अल्फ़ा डीमेथाइलेज, ठीक है। तो एजोल्स आई, 14 अल्फ़ा डीमेथाइलेज एंजाइम को इनहिबिट किया। अब आपको पता है डीमेथाइलेज एंजाइम क्या कर रहा था, ये लैनोस्ट्रॉल से एर्गोस्ट्रॉल में कन्वर्जन के लिए काम कर रहा था। तो ऑब्वियसली बात है, लैनोस्ट्रॉल का एर्गोस्ट्रॉल में कन्वर्जन फिर रुक जाएगा, है ना। और जब एर्गोस्ट्रॉल का फॉर्मेशन कम हो जाएगा तो फंगल सेल मेम्ब्रेन के जो कि ज़रूरी था, एर्गोस्ट्रॉल कम बन रहा है, तो यहाँ पे एबनॉर्मल स्टेरॉल एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। मीन्स एर्गोस्ट्रॉल की जगह एबनॉर्मल स्टेरॉल जमा होना शुरू हो जाता है। इससे क्या होता है, मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है वो बदल जाती है, मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी है ये डिस्टर्ब हो जाती है, मेम्ब्रेन का फंक्शन ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, फंगल की जो ग्रोथ है, ठीक है,
ये भी इम्पेयर्ड हो जाती है। और जब फंगल मेम्ब्रेन सही नहीं बन पाती तो न्यूट्रिएंट का जो ट्रांसपोर्ट है ये डिस्टर्ब होता है, सेल ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन कम हो जाती है, ठीक है। तो रिजल्टेंट फंगल ग्रोथ यहाँ पे इनहिबिट हो जाती है, ठीक है। तो ओवरऑल मैकेनिज़म्स, एजोल्स ने 14 अल्फा डीमेथाइलेज एंजाइम को इनहिबिट किया और एर्गोस्ट्रॉल सिंथेसिस डिक्रीज किया, डिफेक्टिव फंगल सेल मेम्ब्रेन एंड फंगल ग्रोथ वहाँ पे स्टॉप हो गई। तो जो भी एजोल्स का इफेक्ट है ये फंगिसाइडल या फंगिस्टैटिक, तो एजोल्स जनरली फंगिस्टैटिक होते हैं, मतलब कि फंगल की ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन को रोकते हैं। कुछ कंडीशन में हायर कॉन्सेंट्रेशन पे फंगिसाइडल इफेक्ट भी दिखा सकते हैं, बट इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये फंगिसाइडल नहीं है, फंगिस्टैटिक है, ठीक है। तो खैर, क्यों एजोल्स सिलेक्टिवली फंगाई को ही अफेक्ट करते हैं? क्योंकि फंगाई में एर्गोस्ट्रॉल होता है और ह्यूमन सेल्स में कोलेस्ट्रॉल, तो इस डिफरेंस की वजह से एजोल्स फंगल सेल को ज़्यादा टारगेट करती हैं। अभी नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट मैकेनिज्म देखेंगे।